फंडामेंटल राइट पे देखते हैं, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है पॉलिटी का जहाँ से हर साल हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अभी जो रिसेंट ट्रेंड है, अगर आप अभी के ट्रेंड को देखेंगे आप, तो आपको पता चलेगा कि थोड़ा सा इसका क्वेश्चन ट्विस्टेड आने लगा है, यानी प्रश्न को अब ट्विस्ट करके पूछा जा रहा है। तो आप इससे नहीं बच सकते हैं, इसको देखना होगा। ठीक है, तो सुनाई दे रहा, बात करें हम लोग। हाँ, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट पे पहला क्वेश्चन है कि मूल अधिकार के संबंध में कौन सा सही कथन है। 4 ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है, मतलब कि मूल अधिकार के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही है, आपको सेलेक्ट करना है। नंबर 1, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद यानी डिस्क्रिमिनेशन का प्रतिषेध यानी कि रोका गया है। क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 यह है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर मूल अधिकार में ये प्रोविजन है कि कोई भेद नहीं किया जाएगा। ऑप्शन 2, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है, यानी कि पब्लिक अपॉइंटमेंट, जब आपकी सरकारी सेवाओं में किसी तरह की भागीदारी की जाएगी तो उसमें भी किसी तरह की कोई भेद नहीं किया जाएगा, यानी सबके साथ समानता है। ऑप्शन 3, विचार, अभिव्यक्ति, सम्मेलन, निर्बाध रूप से विचरण यानी मूवमेंट करना, घूमने, निवास, सेटलमेंट और संघ बनाने का स्वतंत्रता है। ऑप्शन 3। ऑप्शन 4, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि आपको आपके प्राण के, आपके शरीर पे किसी का कोई नियंत्रण नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन से मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। सिर्फ धर्म, मूल वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर भेद को प्रतिषेध किया गया, सिर्फ यही। बाकी लोक नियोजन में अवसर की समानता नहीं है। हाँ, उसी तरह का है, केवल 1 2 1 2 3 1 2 3 4 या 2 3 4। चारों है। क्यों? ये तो फंडामेंटल राइट है, वो तो हाँ, इसमें है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, तो ये होगा कि नहीं होगा? सवाल पूछा गया है कि इनमें से कौन सा अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, इसका ऑप्शन सही होगा 2 ऑप्शन सही होगा इसका 1 2 और 3। 4 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, वेरी गुड, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता भारतीय और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। हमारा सवाल था कि सिर्फ भारतीयों को कौन सा प्राप्त है, तो सिर्फ भारतीयों को जन्म, धर्म, जन्म, मूल वंश आदि के आधार पर भेद नहीं किया जाएगा। पब्लिक सर्विस में सबको समान अवसर दिया जाएगा और सम्मेलन करने, विचार, अभिव्यक्ति, कहीं जाने आने, घूमने, बसने, फेडरेशन बनाने, संघ बनाने
का अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है? नहीं है, सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। लेकिन प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। यानी अगर कोई विदेशी नागरिक है और उसके जान माल की क्षति की रक्षा करना यहाँ के कानून का जिम्मेवारी है। क्लियर है? उसमें किसी भी तरह का तो याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड है और आजकल इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए हम लोग इस पे डिस्कस कर रहे हैं, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सिर्फ फंडामेंटल राइट से बात करते हैं। अब इसी में याद रखो, ये जो धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर जो भेद या विभेद का प्रतिषेध किया गया है या रोका गया है, वो किस आर्टिकल में है? आर्टिकल भी याद कर लो, आर्टिकल 15 में। हाँ ठीक है। पब्लिक सर्वेंट या पब्लिक सर्विस में इक्वलिटी देना वो किस में है? आर्टिकल 16 में है। लोक नियोजन में अवसर की समानता आर्टिकल 16 में है। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, घूमने, बसने, रहने, संघ बनाने की स्वतंत्रता, ये कहाँ पे है? आर्टिकल 19 में है। ठीक है। और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता कहाँ पे है? आर्टिकल 21 में। तो जो लो लेवल का एग्जाम होता है, उस लो लेवल के एग्जाम में इस तरह के आर्टिकल भी पूछे जाते हैं, जैसे टीचर वीचर का एग्जाम हुआ या एसएससी वगैरह, ये आर्टिकल या कभी मैच करने के लिए भी पीसीएस के एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। लेकिन अभी का जो रिसेंट ट्रेंड है, वो रिसेंट ट्रेंड में जिस तरह के क्वेश्चन हमने पूछा उसी तरह के पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट के बारे में, उससे संबंधित क्वेश्चन। क्लियर है? ठीक है। ठीक है। आर्टिकल 18 में क्या है? फंडामेंटल राइट का आर्टिकल 18 में नहीं, अच्छा ठीक है, राइट टू इक्वालिटी में आएगा। राइट टू इक्वालिटी में कितने आर्टिकल है टोटल? समानता का अधिकार में टोटल कितने अनुच्छेद हैं? वेरी गुड। कितने आर्टिकल हुए? 5 आर्टिकल हुए। अब आर्टिकल 18 किससे संबंधित है? उपाधियों के अंत। आर्टिकल 18 उपाधियों के अंत से संबंधित है। 17 क्या है? अस्पृश्यता का उन्मूलन, यानी अनटचेबिलिटी को खत्म करने पे आप किसी को किसी के साथ अनटचेबल बिहेव नहीं कर सकते हैं, अछूत की तरह व्यवहार नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा उत्तर सही है? संविधान के अनुच्छेद 13 आर्टिकल 13 संवैधानिक प्रावधानों को ध्यान से सुनना, संसद या राज्य के विधान मंडलों द्वारा बनाए गए नियम कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। क्वेश्चन यह है कि संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद या राज्य के विधान मंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। आर्टिकल 13 क्या है? फंडामेंटल राइट का हिस्सा है। दूसरा ऑप्शन, भारत में मूल अधिकारों को लागू करने की शक्ति केवल उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय को है। तो कौन सा सही है? कि ये अनुच्छेद 13 ये प्रावधान करता है
कि संसद या राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून या नियम पर फंडामेंटल राइट को प्राथमिकता देता है या प्राथमिकता प्रदान करता है। इसका मतलब यह है, थोड़ा सा और खोल देते हैं, कि ये आर्टिकल 13 ये कहता है कि संसद या राज्य के विधानमंडल को ये अधिकार नहीं है कि फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जा करके किसी भी तरह का कोई विधान बना सके। क्या ये बात सही? तो क्या ये बात सही है? और ऑप्शन 2 इसका लागू करने की शक्ति केवल उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को है कि लोअर कोर्ट को भी है, निम्न न्यायालय को भी है, निचले न्यायालय को भी है? क्या होगा इसका ऑप्शन? तो इसका आंसर दोनों सही है। फंडामेंटल राइट का जब आपका वायलेशन होता है तो आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। आर्टिकल 226 आपको हाई कोर्ट को रिट रिलीज करने का या जारी करने का अधिकार देता है। तो आर्टिकल 32 जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, संवैधानिक उपचार, वो सुप्रीम कोर्ट को रिट रिलीज करने का या जारी करने का अधिकार देता है। इसके नीचे लोअर कोर्ट में आप नहीं जाते हैं। जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जा सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं फंडामेंटल राइट का वायलेशन होने पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। समानता के अधिकार या समानता का अधिकार एक मूल अधिकार है जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के कुल 4 अनुच्छेदों के अंतर्गत की गई है। ऑप्शन ये, आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो समानता का अधिकार के बारे में चर्चा भारतीय संविधान में टोटल 4 आर्टिकल में किया गया है। दूसरा, धर्म आदि के आधार पर भेद का प्रतिषेध एक मूल अधिकार है जिसका उल्लेख समानता के अधिकार के अंतर्गत किया गया है। तो कौन सा सही है? एक सिर्फ सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, या दोनों गलत है? ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बताओ, कॉन्फिडेंटली बताया करो। चाहिए, होगा, ठीक है, सुबह, ठीक ठीक। नेक्स्ट तुम बताओ। ठीक है, तुम बताओ। बोलो जल्दी। तो इसका ऑप्शन आंसर होगा केवल बी, क्योंकि टोटल अभी हम लोग कुछ ही देर पहले बात किए थे कि राइट टू इक्वलिटी से कंसर्न टोटल 5 आर्टिकल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और आप लोग शायद नहीं भी पढ़े होंगे, लेकिन आज इसको सुन लीजिए और ये कभी भी पूछा जा सकता है। आर्टिकल 16 के अंतर्गत नियोजन, नियोजन का मतलब है यहां पे भर्ती, रिक्रूटमेंट। आर्टिकल 16 के अंतर्गत नियोजन के विषय में अवसर की समानता के अपवाद के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? क्वेश्चन यह है कि जो जब रिक्रूटमेंट होता है पब्लिक सर्विस में, किसी भी तरह का सरकारी सेवा में, तो एक्सेप्शन के रूप में कौन सा शामिल नहीं है? यहाँ पे आपको उन एक्सेप्शन को ढूंढना है जो इंक्लूड नहीं है। नंबर 1, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए राज्य की सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था है। ये एक्सेप्शन है, वेरी गुड है। नेक्स्ट, राज्य के अधीन सेवाओं में पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ये है, ये भी है, यानी कि ये सब एक्सेप्शन है। राइट टू इक्वालिटी का मतलब होना चाहिए कि सबको बराबर अवसर दिया जाए, नौकरी में, पदोन्नति में सबको बराबर दिया जाए। लेकिन स्पेशल एक्सेप्शन ये है
कि हम लोगों ने थ्रू रिजर्वेशन के माध्यम से कुछ कंडीशन, क्यों, तो सोशल इक्वालिटी लाने के लिए, ये कम्युनिटी या ये ग्रुप जो पिछड़ा रह गया था सामाजिक आर्थिक रूप से, उसको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए हम लोगों ने रिजर्वेशन का प्रोविजन किया है। तो उसी रिजर्वेशन के अंतर्गत ये सारे के सारे हमारे एक्सेप्शन है। तो हमारा सवाल ये है कि इसमें से कौन सा एक्सेप्शन नहीं है, तो ये दोनों एक्सेप्शन है। थर्ड है अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के लिए सरकारी गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की व्यवस्था। शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट। धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के क्रियाकलाप से संबंधित किसी विशिष्ट धर्म संप्रदाय के पदधारी संबंधी प्रावधान। धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के क्रियाकलाप से संबंधित किसी विशिष्ट धर्म या संप्रदाय के पदधारी संबंधी प्रावधान। तो ये एक्सेप्शन में शामिल है कि नहीं शामिल है? तो ऑप्शन क्या होगा इन चारों में से, कौन सा शामिल नहीं है? हम्म 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 हाँ, आपको पता होना चाहिए कि 93वां संविधान संशोधन जब हुआ था 93, 93वां संविधान संशोधन में ये प्रोविजन लाया गया कि जो माइनॉरिटी एजुकेशनल सेंटर है, अल्पसंख्यक शिक्षण केंद्र, उनको छोड़ करके सभी सरकारी एवं गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण संबंधी प्रावधान है। यानी कि कुछ सीट रिजर्व किए जाते हैं। ये है, ये 1903 अमेंडमेंट के द्वारा इसको जोड़ा गया है। समझ में आया? फॉलो करता क्या नहीं है? आप प्राइवेट आप नहीं, सीट रिजर्व किया जाता है कि इतना सीट एससी कोटा के लिए, इतना सीट बड़े बड़े एजुकेशन सेंटर में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि उनका सीट रिजर्व होता है। इतना सीट एससी एसटी, मान लीजिए कि मेरिट निकाला गया कि इतने परसेंट लड़कों का सिलेक्शन, इतना परसेंट जो भी लड़के लाएंगे उनका एडमिशन होगा इस यूनिवर्सिटी, इस कॉलेज में। क्लियर है? और पता चला कि हाँ, वो तो नौकरी में हो गया। यहाँ पे शिक्षण संस्थान के बारे में बात कर रहा है, एजुकेशन सेंटर के बारे में बात हो रही है। वो तो नौकरी में तो रिजर्वेशन है ही, पदोन्नति में भी है, प्रमोशन में भी है, वो तो है ही। यहाँ पे शिक्षण संस्थाओं के बारे में बात की जा रही है। तो पहले नहीं था, लेकिन 93 अमेंडमेंट के द्वारा इसको जोड़ दिया गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(4) आर्टिकल 16 के सब क्लॉज 4 में पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ये बात तो सही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि पिछड़ा वर्ग कैसे डिसाइड होता है कि कौन पिछड़ा वर्ग है, या पिछड़ा वर्ग के रूप में कैसे परिभाषित किया गया? ऑप्शन ए, पिछड़ा वर्ग का आधार सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक है। यानी कि जो सोशली, एडुकेशनली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, उसी को बैकवर्ड क्लास कहा जाता है। ऑप्शन 2,
राज्य की सेवाओं में उस वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। अब इनमें से कौन सा कथन सही है? पहला वाला सही नहीं है, पहला वाला सही है, और दूसरा वाला राज्य के सेवा में, गवर्नमेंट सर्विस में उनकी पार्टिसिपेशन नहीं है, बहुत कम है। इज इट ट्रू? ऐसा नहीं है। आरक्षण इसके लिए नहीं दिया जा रहा कि उनकी पार्टिसिपेशन नहीं है, पार्टिसिपेशन बहुत है। पार्टिसिपेशन जब दिया गया था तब नहीं था, ज्यादा पार्टिसिपेशन है। वेरी गुड। तो ठीक है, यहाँ पे इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन सिर्फ, हाँ, यहाँ पे इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड को लेकर के, कि जो बैकवर्ड क्लास को डिफाइन किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल और सोशल बेस्ड पे किया गया है। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा हुआ है उसी को बैकवर्ड क्लास यहाँ कहा गया, आर्थिक रूप से नहीं। ठीक है, आर्थिक आधार पर इकोनॉमिकली कोई बैकवर्ड क्लास के रूप में नहीं डिफाइन किया गया है। अब इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन है जो कि पिछड़े वर्ग से ही संबंधित है, वो है क्रीमी लेयर। सुने हैं आप लोग टर्म क्रीमी लेयर? हाँ हाँ, तो क्रीमी लेयर के संबंध में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए कौन सा सही है। कि नंबर 1, क्रीमी लेयर पिछड़ा वर्ग का या क्रीमी लेयर का जो क्रीमी लेयर में जो लोग शामिल हैं, क्या उनको रिजर्वेशन या आरक्षण का फायदा मिलता है, या फायदा मिलता है? ऑप्शन 1, क्रीमी लेयर में शामिल लोगों को रिजर्वेशन या आरक्षण का फायदा मिलता है, ऑप्शन 1 है। ऑप्शन 2, क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए एक कमेटी गठित की गई थी, कमेटी का नाम था रामानंद कमेटी, रामानंद कमेटी। ऑप्शन सी, जिसके पास एक छूट सीमा से ज्यादा संपत्ति है वो क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं। तो इनमें से कौन सा सही है? जिसके पास एक छूट सीमा से अधिक संपत्ति है क्रीमी लेयर के अंतर्गत नहीं आते हैं। हाँ, तो क्या वो क्रीमी लेयर में शामिल है कि क्रीमी लेयर में शामिल नहीं है? तो अगर जिसके पास छूट सीमा से अधिक संपत्ति है तो इसका मतलब ये वो क्रीमी लेयर में शामिल है। ठीक है, लेकिन यहां पूछा है कि नहीं आते हैं, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन ए, इसके अंतर्गत पिछड़ा वर्ग आरक्षण का लाभ उठा सकता है। ठीक है, तो क्रीमी लेयर में जो रहेगा उसको आरक्षण का लाभ मिल जाएगा, आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकता है। आप क्रीमी लेयर में शामिल है। क्रीमी लेयर क्या है? क्रीमी लेयर कहता है कि अभी के संदर्भ में परिभाषा देखा जाए तो जो कम्युनिटी पिछड़े वर्ग का है, अगर उसका वार्षिक इनकम 8 लाख और इससे एबव है तो उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो 8 लाख को क्रीमी लेयर बना दिया गया, वार्षिक इनकम जिसके पास 8 लाख है। तो जैसे ही अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं और आपकी इनकम 8 लाख हो जाती है तो आप क्रीमी लेयर में शामिल हो जाते हैं और आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। यानी कि क्रीमी लेयर दूध की वो परत है जिसमें शामिल हो जाएंगे आप तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। और ये जो पतला जो हिस्सा है दूध का, अगर इसमें रहेंगे तो आप कमजोर हैं, आपको रिजर्वेशन मिलेगा। तो स्वाभाविक है कि अगर कोई परिवार का व्यक्ति है, सपोज मान लो ए है, ए पहले रिजर्वेशन लिया, ओबीसी में था, नौकरी मिला रिजर्वेशन के थ्रू या जैसे भी मिला और वो इस दायरे में चले गया, तो क्या उसके बच्चे को मिलेगा रिजर्वेशन?
नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ ये, हाँ वो ये सिर्फ और सिर्फ पिछड़ा वर्ग के लिए यानी ओबीसी क्लास के लिए, एससी एसटी के लिए ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। वो कितना भी हो, आईएएस भी बन जाएगा तो भी उसको रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, तो ये क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट बेसिकली पिछड़े वर्ग के लिए है, न कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए है। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट फर्स्ट एंड से लास्ट, पहला और तीसरा गलत था। दूसरा जो स्टेटमेंट है कि इसके लिए रामानंद कमेटी का गठन किया गया था, ये सही है। रामानंद कमेटी का संबंध क्रीमी लेयर के निर्धारण से जुड़ा हुआ है। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से किस समिति का संबंध आरक्षण से संबंधित है, या आरक्षण में सुधार या सुझाव से संबंधित है, या क्रीमी लेयर के निर्धारण से संबंधित है। तो रामानंद कमेटी 1993 में इस कमेटी ने अपना रिपोर्ट दिया था सरकार को। ठीक है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ी इंटरेस्टिंग है। समान कार्य के लिए समान वेतन, क्या है ये? फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। यानी कि महिलाओं को अगर एक ही काम को, अगर एक महिला है वो भी टीचर है क्लास 10 का या 9 का या कॉलेज के प्रोफेसर है, लेक्चरर है, और पुरुष भी है, तो क्या दोनों को एक ही समान वेतन मिलना मौलिक अधिकार है? बिल्कुल मौलिक अधिकार है। हाँ, तो समान कार्य के लिए समान वेतन मौलिक अधिकार है। तो ये जो समान कार्य के लिए समान वेतन का जो कॉन्सेप्ट आया, ये संविधान के किस प्रोविजन के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे निर्धारित किया? किस आधार पर फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने? आर्टिकल, ठीक है, वेरी गुड। तो इसके लिए 3 ऑप्शन याद रखिएगा। आर्टिकल 14 भी, आर्टिकल 16 भी और आर्टिकल 39 भी। आर्टिकल 39 डी में, और एक और बात, संविधान के प्रस्तावना में जो समाजवाद शब्द है उससे भी, समाजवाद से भी, समाजवाद क्या कहता है कि समाज के संसाधनों पर समाज के सभी लोगों का समान नियंत्रण होगा। दिस इज द सोशलिज्म। समाजवाद का मतलब यह है कि सार्वजनिक संसाधनों पर समाज के सभी वर्गों का समान अधिकार होगा। तो समाजवाद टर्म से भी, आर्टिकल 14 से भी और आर्टिकल 16 से भी और आर्टिकल 39 के से भी, ये सबों को मिला करके सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था कि समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। संविधान के अनुच्छेद 18 में वर्णित उपाधियों के अंत के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? हम अभी थोड़ी देर पहले बोले थे कि टाइटल का अंत कर दिया गया है, कि टाइटल किसी को या उपाधि किसी को नहीं दिया जाएगा। हम लोग अभी थोड़ी देर पहले इस बात पे चर्चा कर चुके हैं कि सरकार किसी को भी उपाधि नहीं देगी। अब सवाल ये है कौन सा कथन सही नहीं है उपाधि के संदर्भ में? राज्य, सेना, ऑप्शन 1, राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवा और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। ऑप्शन 1 कि राज्य, सेना में विद्या से संबंधित कोई भी सम्मान के सिवा, मतलब इन दोनों क्षेत्र के सिवा किसी भी क्षेत्र में सम्मान नहीं देगा। ऑप्शन बी, भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। नेक्स्ट, ऑप्शन सी, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री
ये उपाधि नहीं है, ये उपाधि नहीं है। और ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन, इसका उल्लंघन के विषय में संसद ने संविधान के अनुच्छेद 35 के अंतर्गत अधिनियम बनाया है। क्या ये सही है? कौन सा? हाँ ठीक है, जो जो सही है उसको, इसमें से कौन सा गलत है ये बताओ। जो जो सही है उसको आप अपने माइंड में रखो, जो गलत है वो बताओ। क्या इसके उल्लंघन होने के लिए या इसके उल्लंघन के विषय में संसद को अनुच्छेद 35 के अंतर्गत, आर्टिकल 35 के अंतर्गत कोई एक्ट बना सकता है या बनाया है? ठीक है, संसद को इस सवाल ये पूछता है कि कि इसके उल्लंघन के विषय में संसद ने संविधान के अनुच्छेद 35 के अंतर्गत अधिनियम बनाने का अधिकार है कि अगर कोई उल्लंघन करता है इस तरह का तो वो उसके लिए कानून बना सकता है इसको रेगुलेट करने के लिए। क्या ये सही है? तो इसमें देखो चारों के चारों ऑप्शन सही है। ठीक है, राज्य जो है सेना में और शिक्षा से संबंधित या विद्या से संबंधित उपाधि देता है। भारत के कोई भी नागरिक विदेशी से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। टाइटल जो मिलता है तभी ले सकता है जब यहां से उसको परमिशन ग्रांटेड होगा भारत सरकार जब उसको लेकिन पद्म विभूषण, पद्म भूषण जैसे, भारत रत्न जैसे इसको उपाधियों के श्रेणी में शामिल नहीं किया गया। किसको? ये टाइटल नहीं है, ये रिवार्ड है। वेरी गुड, ये पुरस्कार है, ये टाइटल नहीं है, उपाधि नहीं है। कि उपाधि क्या होता है कि आपको पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है। उपाधि जैसे मिल गया वो पीढ़ी, जैसे राजा, महाराजा, राय, रैन, ये इस तरह के जो उपाधि होता था ये उपाधि था। ये इससे क्या होता था कि सोशल डिस्क्रिमिनेशन, ये क्यों लाया गया था? तो सोशल डिस्क्रिमिनेशन या सामाजिक भेद को खत्म करने के लिए लाया गया था। बड़े बड़े लोग लिया करते थे। आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो देखेंगे कि बड़े बड़े राजा भी उपाधि लेते थे, जैसे महाराजा, महाराजाधिराज, परम भट्टारक, इस तरह की उपाधि लिया करते थे। और भी कई तरह के उपाधियां लिया करते थे, आप लोग हिस्ट्री में देखें। तो ये उपाधि, ये आप, हाँ, सम्राट, एकराट, विराट, तो ये सब उपाधि समाज में सोशल डिस्क्रिमिनेशन या भेद पैदा करता है और इसको उपाधि की श्रेणी में नहीं है। 1977 में जनता दल की सरकार के द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, इस तरह के जो टाइटल दिए जा रहे थे इस पर प्रतिबंध लगा दी थी कि ये भी एक तरह से ये है, उपाधि है। लेकिन 1980 में इंदिरा गांधी की सरकार ने इसे खत्म किया और इसको उपाधि के श्रेणी से अलग रखा गया, या आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 19 से संबंधित है। आर्टिकल 19 के 1 में कौन से अधिकार दिए गए हैं? विदेश यात्रा करने का अधिकार, संगम या संघ यानी कि कोई फेडरेशन बना सकते हैं, कोई कमेटी बना सकते हैं, इसका अधिकार, और शिक्षा का अधिकार। तो इनमें से कौन से अधिकार फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 19 मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 19(1) में शामिल नहीं है? 19(1) में, 19(1) में, 19 का सब क्लॉज 1 में कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन 1 है विदेश यात्रा करने का अधिकार। क्या विदेश यात्रा करने का अधिकार आर्टिकल 1 में है?
नहीं, ठीक है। ऑप्शन 2 संगम या संघ या सरकारी समिति सहकारी समिति बनाने का अधिकार, क्या ये है? और ऑप्शन 3 शिक्षा का अधिकार। तो याद रखो, विदेश यात्रा करने का अधिकार और शिक्षा का अधिकार ये दोनों आर्टिकल 19(1) में शामिल नहीं है। अब सवाल यह है कि 19(1) में शामिल क्या है? तो 19(1) जो आपकी 19 क्या आर्टिकल 19 क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार देता है, राइट टू फ्रीडम है। क्लियर है? अब राइट टू फ्रीडम में आर्टिकल 19 का 1 जब आप खोलेंगे, सब क्लॉज 1 खोलेंगे तो उसमें सब क्लॉज है, तो उसमें कुल टोटल 6 राइट दिए गए हैं। क्या क्या? सबसे वेरी गुड 1 में है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। 2 में क्या है? शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का अधिकार, यानी आप कहीं भी जमा हो सकते हैं अगर आप कुछ उग्र रूप कुछ ऐसा काम ना करें जिससे हिंसा हो या कोई सी चीज व्यवस्था बाधित हो। जैसे हम लोग आज धरना प्रदर्शन करते हैं, शाहीन बाग में लोग इतने दिनों तक बैठे रह गए सड़क जाम करके, वो क्या मिला, कैसे मिला? तो आर्टिकल 19(1) के सब क्लॉज 2 से ही उनको प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, संगम या संघ बनाने का अधिकार, जैसे कि कोई हम लोग कमेटी बना लेते हैं, कोई फेडरेशन बना लेते हैं, कोई ग्रुप बना लेते हैं, कोई सोसाइटी बना लेते हैं, वो सब के सब हमको यहीं से मिला है। और चौथा है कि भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी आप बेझिझक होकर के जा सकते हैं, घूम सकते हैं। बट यहाँ भी एक्सेप्शन है, कुछ ऐसे ट्राइबल एरिया जो प्रोहिबिटेड है या प्रोटेक्टेड है वहां पे आप नहीं जा सकते हैं, एक्सेप्शन है। जैसे मणिपुर में आप उन जनजातीय क्षेत्रों में नहीं जा सकते हैं, वहां पे जाने के लिए आपको परमिट लेना पड़ता है, आपको राज्य सरकार परमिट देगी तब आप वहां पे जा सकते हैं। तो आप भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी आ सकते हैं, जा सकते हैं, आप कश्मीर भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। लेकिन अब तो पूरा ओपन हो गया है, पहले स्पेशल स्टेटस था 370 के अंडर में, तो वहां पे आप बस नहीं सकते थे, लेकिन अब आप बस भी सकते हैं। नेक्स्ट है 5वां, राज्य के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बस जाने का अधिकार है। आर्टिकल 370 से पहले जब आर्टिकल 370 था तो आप कश्मीर में नहीं रह सकते थे, बस नहीं सकते थे, नॉन कश्मीरी नहीं बस सकता था, लेकिन अब ये भी खत्म हो गया। नेक्स्ट है 6वां ऑप्शन, किसी भी तरह का कोई प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन यानी कि व्यवसाय, जीविका, ट्रेड, व्यापार, बिजनेस, कारोबार करने का आपको अधिकार है। तो ये टोटल 6 प्रोविजन है जो राइट टू फ्रीडम में दिया गया है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रख लीजिए। ठीक है? कौन सा शामिल नहीं है? तो शामिल यही नहीं है कि शिक्षा का अधिकार और विदेश यात्रा करने का अधिकार। यह आर्टिकल 19 में शिक्षा का अधिकार कहां पे है? इक्कीस क में है, आर्टिकल 21 का क्लॉज ए में है, शिक्षा का राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल ड्यूटी में भी शामिल किया गया है। शिक्षा गार्जियन का या आप कह सकते हैं अभिभावकों का यह कर्तव्य होगा कि अपने 14 साल से कम आयु के बच्चे को प्राथमिक शिक्षा प्रोवाइड करे। ठीक है? फंडामेंटल ड्यूटीज अभी कितना है? टोटल 11 है। 11वां फंडामेंटल ड्यूटीज यही है। ठीक है? एक और क्वेश्चन है, नागरिकों के विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया गया है। युक्ति युक्त यानी रीजनेबल, युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाया गया है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर। इनमें से इसके अंतर्गत कौन सा शामिल है, मतलब किस शर्त पर
यहाँ पे कंडीशन दिया गया है कि किस कंडीशन पर नागरिकों के विचार एवं अभिव्यक्ति यानी कि कुछ भी बोल देने का या जाहिर कर देने के लिए किस शर्त पे वो प्रोहिबिटेड है, यानी कि कौन से कंडीशन है, शर्त है जब आपकी विचार एवं स्वतंत्रता के अधिकार को भी दबा दिया जाता है, छीन लिया जाता है। शर्त नंबर 1, भारत की संप्रभुता एवं अखंडता, इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी अगर बाधित हो, ऐसी स्थिति में आपके राइट टू एक्सप्रेशन को छीन लिया जा सकता है। नेक्स्ट, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध अगर बाधित हो रहा हो आपके विचार और अभिव्यक्ति से, तो आपका छीना जा सकता है। ऑप्शन 3, न्यायालय की अवमानना। ऑप्शन 4, अनवांटेड क्रिटिसिज्म यानी कि अवांछनीय आलोचना अगर आप कर रहे हैं। और नंबर 5, लोक व्यवस्था। तो क्या इन 5 शर्तों के आधार पर छीना जा सकता है कि कुछ शर्तों पर? नागरिक का, सिटीजन्स के विचार, राइट टू एक्सप्रेशन कब छीन लिया जा सकता है? सरकार उसको छीन सकती है कि तुम बोल नहीं सकते हो। किस कंडीशन में? यानी कि संप्रभुता और यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कुछ ऐसा बोलते हैं जिससे इंडियन इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी यानी अखंडता और संप्रभुता बाधित होता है तो आपकी छीन ली जाएगी। अगर आप खड़े होकर के ये होगा, अगर आप कहेंगे हमको अलग कर देना है ये राज्य को, हमको इस देश से बाहर हो जाना है, हमारी कम्युनिटी अलग रहेगी, हमको एक अलग देश चाहिए, जैसे कि होता रहा है। अब ऐसे शर्जिल इमाम एक लड़का था जो शाहीन बाग में खड़ा होकर के ये बात बोला था कि असम को हम लोग काट करके अलग कर देते हैं भारत से, चिकन नेक को काटेंगे इस तरह से। जब आप असम को देखेंगे, मैप उठाएंगे भारत का, तो वो चिकन नेक की तरह ऐसे पतला जुड़ा हुआ है। तो वही कहा था, ये बोला था कि हम लोग असम को काट सकते हैं भारत से। ये जो एरिया है असम का, इस तरह से भारत है, तो ये जो एरिया को हम लोग काट सकते हैं भारत से और ये अपना क्षेत्र बना सकते हैं। तो इंटीग्रिटी को, अखंडता को और भारत की संप्रभुता को उसने चैलेंज किया था, इसलिए उसको सजा मिला भी है। देशद्रोह, सेडिशन एक्ट लगा, सेडिशन एक्ट लगा देशद्रोह का, और जेल में है। तो उसके विचार अभिव्यक्ति के छीन लिया गया। अब आप किसी के बारे में कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे रिलीजियस उन्माद पैदा हो जाए, सोशल इंटीग्रिटी खतरे में पड़ जाए, तो उस समय आपका छीना जा सकता है। और दूसरा बात, अगर किसी देश विशेष के खिलाफ आप बोल रहे हैं और उससे भारत का अच्छा संबंध है, मैत्रीपूर्ण संबंध रहता है, तो वैसी स्थिति में भी आपकी राइट टू एक्सप्रेशन और राइट टू स्पीच को कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आप न्यायालय के खिलाफ बोलते हैं, अगर कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है, फैसला सुनाया है, और उस डिसीजन के खिलाफ जाकर के बोलते हैं, तो वहां पर भी आपको बोलने नहीं दिया जाएगा। तो मत कहिएगा कि हमें बोलने भी नहीं दिया जा रहा है, हमारा बोलने का अधिकार छीन लिया गया है, राज्य सरकार एकदम क्रूर हो गई है, जालिम हो गई है, निरंकुश हो गई है। और अभी के संदर्भ में अभी अगर देखें तो इस सरकार को बदनाम भी किया जाता है इसी बात पर कि बोलने नहीं दिया जाता है, प्रेस की स्वतंत्रता नहीं है, मीडिया की स्वतंत्रता नहीं है। वही लोग बोल पाते हैं जो मोदी के फेवर में बोले, बाकी किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। ये गलत है, आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट, लोक व्यवस्था यानी कि पब्लिक जो एस्टेब्लिशमेंट है या पब्लिक बना हुआ है, लोक व्यवस्था बना हुआ है, तो उस पर अगर किसी तरह के आपके स्टेटमेंट से कोई बाधा पहुंचता है तो वहां पर भी आपका छीना जा सकता है। अगर अनवांटेड आलोचना करते हैं, अवांछनीय आलोचना, अवांछनीय आलोचना कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि इसके अलावा ये 4-5 शर्तों के अलावा अगर आप कुछ और बोलते हैं तो आपको कुछ भी कोई दिक्कत नहीं, आप बोलते रहिए। जैसे राजनीतिक दल बोलते रहते हैं, नहीं बोलते रहते हैं, एक दल के सदस्य दूसरे दल के सदस्यों को पूरा सदन से लेकर के और सड़क तक वो बोलते ही रहते हैं। तो वहां पे एक्सेप्शन है, वहां पे आपके राइट टू स्पीच और राइट टू एक्सप्रेशन को नहीं छीना जा सकता है। ठीक है। और थोड़ा सा आसान क्वेश्चन भी पूछ लें आप लोगों से, शायद आप लोग दे दें। निम्नलिखित में से किस को या किस प्रोविजन को
डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान का दिल या हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार को, धर्म का अधिकार, समानता का अधिकार या स्वतंत्रता के अधिकार को? ये सब तो इजी क्वेश्चन है, आप तो बता ही सकते हैं। किसको संविधान की आत्मा कही है? सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अंबेडकर जी ने। संवैधानिक उपचार का अधिकार, धर्म का अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या समानता का अधिकार या राइट टू इक्वालिटी या राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। इस कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम सिंपल क्वेश्चन है। मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में शामिल है? किस भाग में शामिल है? 2, 3, 4, 5। ये सब का तो जवाब आप दे ही सकते हैं। बोलो। ये लास्ट क्वेश्चन है और उम्मीद करते हैं आप लोग इसका सही जवाब देंगे। क्वेश्चन है कि मूल अधिकार से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा केस जुड़ा हुआ है? यानी कि कौन सा केस में मूल अधिकार से संबंधित सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। आजकल केस भी पूछे जाने लगे हैं कि किस केस का संबंध संविधान के किस प्रोविजन से जुड़ा हुआ है, या संविधान के किसी प्रावधान की या तो व्याख्या की गई है या फिर उसमें सुधार करने की बात की गई है। तो मूल अधिकार से संबंधित कौन सा केस है सुप्रीम कोर्ट का? पहला है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, यानी गोलकनाथ वर्सेस पंजाब स्टेट केस 1967। ऑप्शन 2 पश्चिम बंगाल बनाम भारत संघ। नेक्स्ट शर्मा बनाम कृष्णन। और नेक्स्ट बंबई राज बनाम बलसारा केस। किस केस का संबंध फंडामेंटल राइट से संबंधित है? तो याद रखिए, हमको पता है इसका जवाब आप नहीं दे पाएंगे। याद रखिए, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का जो केस है 1967 का, ये वो केस है जिस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था कि सरकार अगर चाहे तो भी मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती। मतलब मौलिक अधिकार को पूरी तरह से रिजिड बना दिया गया था। लेकिन गोलकनाथ बनाम पंजाब केस में सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन आया कि संसद को यह अधिकार नहीं है कि मौलिक अधिकार के साथ किसी तरह का कोई छेड़छाड़ करे, उसको कम करे या निलंबित कर दे। ऐसा उसके पास कोई अधिकार नहीं है। इसी के प्रतिक्रिया स्वरूप 1971 में 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पारित किया गया, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया। और इसमें संसद को आर्टिकल 368 के अंदर 368 के अंतर्गत संसद को यह अधिकार दिया गया संसद के द्वारा स्वयं कि वो संविधान के मूल अधिकार में भी चाहे तो संशोधन कर सकती है। तो बशर्ते ये कि उसका संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मौलिक ढांचा, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। अदरवाइज इसीलिए आप देखेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 2 अनुच्छेदों को छोड़कर के बाकी सारे अनुच्छेद आपातकाल में मौलिक अधिकार के छीन लिए जाते हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को छोड़ करके और आपके एक और अधिकार है, उस अधिकार को छोड़ करके आपके अधिकारों को छीन लिया जाता है। पहले ऐसा नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया था कि फंडामेंटल राइट को आप वायलेट नहीं कर सकते हैं, उसको
आप विधि बना करके या कानून बना करके उसको कम नहीं कर सकते हैं। गोलकनाथ बनाम या गोलकनाथ वर्सेस पंजाब स्टेट केस में 1967 में, लेकिन संसद ने एक अमेंडमेंट एक्ट पारित किया और आर्टिकल 368 के अंडर में ये राइट संसद को दिया कि वो चाहे तो कर सकती है। इस शर्त पे, शर्त ये होना चाहिए या ये एक्सेप्शन होना चाहिए कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर कोई डिस्टर्ब ना हो, संविधान का मौलिक ढांचा में कोई बदलाव ना हो। मौलिक ढांचा क्या है ये हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग उस पर अलग से क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किसके द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं? बड़ी अच्छा क्वेश्चन है। मतलब कौन सा भारत के वो कौन से अथॉरिटी है या पर्सन है जो फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकती है, निलंबित कर सकती है? ऑप्शन 1 राज्यपाल, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी लॉ मिनिस्टर या विधि मंत्री, या ऑप्शन डी प्राइम मिनिस्टर। ये बड़ी अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा ठीक है। और हाँ ठीक है। और वो ठीक है, वेरी गुड। तुम क्या बोल रही हो, तुम जवाब दो। तो प्रेसिडेंट को ही ये राइट है कि वो सस्पेंड कर सकता है फंडामेंटल राइट को, ठीक है। अच्छा है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे, बीच बीच में इसी तरह से टेस्ट लेते रहेंगे, ठीक है।